नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। इस हफ्ते ये देश है हमारा में हम बात करेंगे भारत की राजनीति में आए नए भूचाल की। आप बोलेंगे नया भूचाल क्या आ गया? नया भूचाल यह आ गया कि राहुल गांधी ने जैसे ही साउथ इंडिया में यानी दक्षिण भारत में उत्तर भारतीयों पर एक टिप्पणी करी, उसके बाद बीजेपी के नेताओं ने ताबड़तोड़ हमले किए। लेकिन सवाल खड़ा हो गया राहुल गांधी की बात पर, राहुल गांधी के वक्तव्य पर। आखिरकार श्रीमान राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा, जबकि उनके नाना, उनकी दादी, उनके पिताजी, उनकी माताजी सब 1947 से या फिर कहें तो 1952 से लगातार सदन में उत्तर प्रदेश से ही चुन के आए। आखिरकार श्रीमान राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। और मेरे साथ होंगी अमेठी की सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, ये देश है हमारा में सुपर एक्सक्लूसिव इस पर बात करने के लिए। और फिर होगी ये देश है हमारा में सीधी चर्चा, सीधी टक्कर, सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की प्रवक्ता और गौरव भाटिया जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है। तो स्वागत है आपका, अभिनंदन है आपका इस हफ्ते के ये देश है हमारा में। वो भरम का हफीम खाए हुए। First 15 years, I was a member of parliament in the north. So I have got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing. I found that people are interested in issues. And not just superficially, but going into detail in issues. 15 साल तक अमेठी की जिस जनता ने राहुल गांधी को सिर माथे पर बिठाया, उस जनता के बारे में राहुल गांधी के विचार सुन लीजिए। एहसान फरामोश है राहुल गांधी कि वो संसदीय क्षेत्र जिसमें गरीब से गरीब जनता ने उनको प्रेम दिया, उनको आशीर्वाद दिया, ये जानते हुए कि राहुल गांधी ने विकास का एक काम वहां नहीं किया। मैं भी चुनाव हारी थी अमेठी से साल 2014 में, मैंने तो कोई जहर नहीं उगला। अब तक कांग्रेस का आला कमान चुप्पी साध कर बैठा है। इसका मतलब राहुल गांधी के बयान में श्रीमती वाड्रा की भी उतनी ही सहमति है। उत्तर प्रदेश के लोगों को और अमेठी के लोगों को कौन लोग अपमानित कर रहे हैं? क्या करना चाहती है कांग्रेस पार्टी? ये विभाजनकारी राजनीति है। कांग्रेस सफाई दे रही है कि राहुल गांधी तो असली मुद्दों पर सियासत की बात कर रहे थे, बंटवारे की पॉलिटिक्स तो बीजेपी कर रही है। श्री राहुल गांधी ने सबसे सार्थक आह्वान इस देश के लिए किया कि देश में मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, राजनीति का मुद्दा नहीं। देश में प्रेम की राजनीति होनी चाहिए, सद्भाव की राजनीति होनी चाहिए, नफरत और बंटवारे की नहीं। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने इसमें भी उत्तर और दक्षिण के विभाजन का टूल किट जारी कर दिया। राहुल गांधी जी वही केवल स्पष्टीकरण दे सकते हैं कि इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये टिप्पणी करी। जो आनंद शर्मा साहब ने कहा उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं। मैं तो इतना ही कहूंगा कि मतदाता सुप्रीम होता है, बिना मतदाता के आप इलेक्शन जीत नहीं सकते, वो कहीं का भी हो। और कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के हर जिले में है। हाँ, हर जिले में हमारे कांग्रेसमैन बैठे हुए हैं और उत्सुक हैं कि कांग्रेस में बदलाव आए और किसी तरीके से कांग्रेस दोबारा उसी स्तर तक पहुंचे। अमेठी की जनता के मन की बात भी सुन लीजिए। अमेठी के लोगों का अपमान करके उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि किसी के नहीं है। राहुल गांधी यहाँ पर कई वर्षों से सांसद रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने कुछ किया नहीं। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने असम में एक बयान दिया था, उसे भी बीजेपी ने असम और गुजरात के लोगों के बीच बंटवारे से जोड़ा था। चाय के वर्कर को 167 और गुजरात के व्यापारी को टी गार्डन। ये जो आपको 167 मिल रहा है, इसमें ये जो है ना हम जोड़ देंगे ऐसे और आपकी जेब में डाल देंगे। 200 रुपए हर मजदूर के जेब में डालोगे तो पैसा कहां से आएगा? मैं बता देता हूं, गुजरात के व्यापारी से। सवाल है, क्या केरल में राहुल गांधी के बयान के पीछे अमेठी में हार की खीज है? और आज कांग्रेस को उत्तर का विश्लेषण यानी कोट एंड कोट उत्तर का विश्लेषण, यानी क्योंकि उत्तर पर टिप्पणी हुई, उत्तर भारतीयों पर टिप्पणी हुई, तो पहला पॉइंट सुनिए। पंडित नेहरू 1952, 1957, 1962 फूलपुर से सांसद बने,
पंडित नेहरू, स्वर्गीय पंडित नेहरू, पूर्व प्रधानमंत्री इस देश के, फिरोज गांधी 1952 से 1957 रायबरेली उत्तर प्रदेश से वो सांसद रहे। बर्ताऊ में आगे इंदिरा गांधी 1967, 1971, 1980 इंदिरा गांधी रायबरेली से सांसद रही। श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस की तत्काल इस समय की अध्यक्षा 2004, 2006, 2009, 2014, 2019 रायबरेली से सांसद, उत्तर भारत ने उन्हें संसद में भेजा। मैं बढ़ता हूं आगे। 1980 स्वर्गीय संजय गांधी अमेठी से सांसद रहे, राहुल गांधी के चाचा जी। मैं बढ़ता हूं आगे, राहुल गांधी के पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, 1981, 84, 79 और 1991 इसी अमेठी ने उन्हें सांसद बनाया। इसी उत्तर भारत के लोगों ने इस परिवार को इतना बड़ा परिवार बनाया। मैं बढ़ता हूं आगे, श्रीमती सोनिया गांधी, फिर 1999 की मैं बात करता हूं, 1999 की बात करता हूं मैं। अमेठी उत्तर प्रदेश से सोनिया गांधी सांसद बनकर आती हैं और राहुल गांधी 2004, जैसा उन्होंने खुद बोला, 2009, 2014, वो 15 साल वो वहां के सांसद रहे। और वो कहते हैं कि वहां के लोग डेप्थ में नहीं जाते, वहां के लोगों की समझदारी पर उन्होंने सवाल उठाया। जिस अमेठी ने राहुल गांधी को राजनीति में पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन 2019 आते आते यह तस्वीर बदल गई और जो अमेठी गांधी परिवार का घर थी उसे स्मृति ईरानी ने छीन लिया। यानी 2014 में भी स्मृति ईरानी चुनाव लड़ी, लेकिन 2014 में वो हारी, लेकिन 2019 में फिर वो चुनाव लड़ती हैं और वो चुनाव जीतती है स्मृति ईरानी। राहुल गांधी ने जो बयान दिया, उस बयान की वजह स्मृति ईरानी है। अगर मैं ये सवाल आपसे पहला पूछूं तो जवाब क्या है? मैं ये मानती हूं कि अगर आपके मन में जनता के प्रति इतनी घृणा हो, इतनी नफरत हो, तो क्या उसका कारण सिर्फ एक भाजपा की उम्मीदवार बन सकती है? ये वो जनता है जिसने गरीबी झेली, ये वो जनता है जिसने जलालत झेली, ये वो जनता है जिसने अपने कांग्रेस के युवराज को 5 साल में एक ही बार देखा। फिर भी इस जनता ने विश्वास किया राहुल गांधी पर, इस विश्वास के सहारे कि उसके परिवार को बार बार इस जनता ने जिताकर भेजा। हां, चुनाव में राहुल गांधी हारे और उस हार का कारण सिर्फ राहुल गांधी थे, जनता नहीं थी। लेकिन 1.5 साल बाद हारने के बावजूद अपने मन में इतनी नफरत भर के घूमना उस जनता के खिलाफ जिसने वर्षों वर्ष तक उनके परिवार को आशीर्वाद दिया, उस जनता के खिलाफ जिसने 3 टर्म तक राहुल गांधी को बिना विकास किए हुए तब भी झेला, तब भी सराहा, तब भी पलकों पे बिठाकर रखा, उस जनता का इतना अपमान, आपको क्या लगता है उसका कारण सिर्फ मैं हो सकती हूं? ये अमेठी की जनता से कभी भी भूले मिले नहीं थे अमीश जी, क्योंकि जब कोई जनता के मध्य में जाता है, हारते नहीं तो उत्तर भारत उनको सुहाता, 15 साल से सुहा ही रहा था। देखिए, उत्तर प्रदेश और विशेषतः अमेठी की जनता ने विकास के मुद्दों पर राहुल गांधी से प्रश्न करना शुरू कर दिया था। राहुल गांधी से बार बार हर विधानसभा में पूरी जनपद में एक ही प्रश्न हो रहा था कि 10 साल उनकी सरकार रही केंद्र में और वो स्वयं यूपीए की चेयरपर्सन के बेटे हैं, तो क्यों उन्होंने अमेठी में मात्र वादे किए, वो भी चुनाव तक सीमित, लेकिन अमेठी की तरफ रुख चुनाव के बाद कभी किया नहीं? क्यों उन्होंने विकास के कोई काम अमेठी में किए नहीं? अब राहुल गांधी बजाय इसके कि अपनी राजनीतिक दल के माध्यम से अथवा अपने अपने प्रयासों के माध्यम से अमेठी की जनता को कोई विकास का कार्य कर देते अथवा जनता के मध्य में संवाद करते, इस प्रकार से किसी और क्षेत्र में जाकर जनता का अपमान कर रहे हैं। और यह भी कहना उचित होगा अमीश जी कि वायनाड उनकी पहली पसंद नहीं थी। जब हार उनको साफ दिख रही थी अमेठी में, तब वो भागे वायनाड जी। लेकिन जब से ये कंट्रोवर्सी हुई है, तो चाहे अमेठी हो या वायनाड, राहुल गांधी का झूठ सतत चलता आ रहा है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी तो सियासत में असली मुद्दे उठाने के लिए जाने जाते हैं, वो सियासत के असली मुद्दों की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी और ये मोदी सरकार बंटवारे की राजनीति करती है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी बंटवारे की पॉलिटिक्स करते हैं। पार्टी के बयान पर ही अमीश जी, अगर मैं कांग्रेस पार्टी के इस बयान पर ही टिप्पणी करूं या आप सबका ध्यान आकृष्ट करूं, तो क्या यह मुद्दे की बात है राहुल गांधी के लिए? क्या अमेठी की जनता खोखली है? क्या राहुल गांधी का मुद्दा यह है कि उत्तर भारत की जनता समझदार नहीं है? क्या कांग्रेस की लीडरशिप जिसने आपको यह बयान दिया, वो राहुल गांधी के इस कथन पर अपनी मोहर लगा रहे हैं?
लेकिन स्मृति जी, वो उनका कहना है कि उन्होंने नॉर्थ और साउथ का डिवाइड नहीं क्रिएट किया। जेपी नड्डा ने ट्वीट किया, स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड तो ये लोग क्रिएट कर रहे हैं। वो तो पूरे भारत को एक देखना चाहते हैं। नॉर्थ और साउथ का डिवाइड तो तब क्रिएट हो गया था, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड तो तब क्रिएट हो गया था जब राहुल गांधी ने स्वयं कहा कि वो नॉर्थ इंडिया से छूट कर जब निकले हैं बाहर 15 साल सांसद रहने के बाद, तो अपने आप को कितना महसूस कर रहे हैं फ्रेश, कितना रिलीव्ड हैं। ये डिवाइड उन्होंने प्रस्तुत किया। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी टिप्पणी नहीं की। और सिर्फ दक्षिण और उत्तर भारत के बीच में फूट डालने की बात तक सीमित क्यों रहे? ये तो वो व्यक्ति है जिसने असम में जाकर गुजरातियों और गुजराती व्यापारियों के बारे में अनाप शनाप बातें कही हैं। लेकिन तो ये पहली बार फूट डालने का राहुल गांधी का प्रयास नहीं है। लेकिन आपको नहीं ये लगता, आदी हो चुके हैं इस प्रकार की राजनीति करने के। लेकिन स्मृति जी, आपको नहीं लगता आप थोड़ी पॉलिटिकली हार्श हो गई जब आपने इनको एहसान फरामोश कहा? पॉलिटिकली हार्श बिल्कुल नहीं हुई अमीश जी। मैंने बिल्कुल कहा उनको एहसान फरामोश। 15 साल अमेठी की जनता ने एक ऐसे सांसद को देखा जो हमेशा गायब रहा, फिर भी 3 टर्म उनको दिए। 15 साल अमेठी की जनता ने एक ऐसे सांसद को देखा जो सत्ता में रहकर भी जानबूझकर अमेठी की जनता का विकास नहीं कर रहा था। 15 साल कांग्रेस पार्टी के इस युवराज को अमेठी की जनता ने झेला, पलकों पर बिठाकर रखा, सराहा, इस उम्मीद में कि कभी तो उनके अंदर का इंसान जागेगा और गरीब को, मजलूम को वो सहारा देंगे, लेकिन नहीं दिया। तो हां, एहसान किया अमेठी की जनता ने ऐसे कांग्रेस के नेता पर, और ये एहसान चुकाने की बजाय वो अपमानित करते हैं अमेठी की जनता को। तो हां, मेरी आंखों में वो एहसान फरामोश हैं। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने ये बड़ी टिप्पणी करी है और उस टिप्पणी के बाद लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के अपने नेता आनंद शर्मा ने कहा है कि राहुल गांधी अगर ऐसा कुछ कह रहे होंगे तो वो अपने अनुभव के आधार पर कह रहे होंगे, लेकिन साथ में वो एक लाइन ये भी जोड़ देते हैं कि इस बात का जवाब, इस मुद्दे का जवाब राहुल गांधी से बेहतर कौन दे सकता है? मुझे लगता है कांग्रेस की अंदरूनी कला इसमें साफ झलकती है। अभी यह कांग्रेस पार्टी और उनके नेता स्वयं जाने कि राहुल गांधी कब क्या स्पष्टीकरण देंगे। मेरा अगर आप माने तो मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी के मन में जो नफरत थी वो ज़बान पे आ गई। मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी जिस प्रकार की राजनीति करते हैं वो ना सिर्फ नॉर्थ और साउथ के डिवीजन की राजनीति है, बल्कि एक अपमान की राजनीति है। अमीश जी देखिए, चुनाव मैं भी हारी थी 2014 में अमेठी से, लेकिन इस प्रकार के शब्द कभी जनता के लिए मुंह से नहीं निकले। हार और जीत राजनीतिक सफर का एक अभिन्न अंग है। जरूरी नहीं है कि हर बार हम जीते, लेकिन हां, यह जरूरी है कि जब मैंडेट देती है जनता तो उसको स्वीकार करें, मैच्योरिटी दिखाकर, और उसका सम्मान करें। कहीं ना कहीं जनता को लगा होगा कि उस जनता की अपेक्षा पे वो खरे नहीं उतरे। विश्लेषण करने की बजाय, इंट्रोस्पेक्ट करने की बजाय वो जनता पर ही इल्जाम मढ़ते हैं, जनता को ही अपमानित करते हैं। लेकिन एक वर्ग ये भी मान रहा है, जो कि पॉलिटिकल पंडित का वर्ग है, वो कह रहा है कि ये राहुल गांधी का ट्रैप था, बीजेपी उस ट्रैप में फंस गई। राहुल गांधी और कांग्रेस अब साउथ इंडिया में बहुत अच्छा करेगी, उत्तर भारत में उसके लिए कुछ बचा ही नहीं था। यूपी बिहार में उसकी स्थिति जैसी है वो जैसी है। ट्रैप, इसका मतलब ये विश्लेषक ये मान रहे हैं कि राहुल गांधी ने अपनी पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए जानबूझकर यह स्टेटमेंट दिया है। इसका मतलब वो विश्लेषक जो इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं वो स्वीकार कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने जानबूझकर उत्तर भारत और उत्तर भारतीयों का अपमान किया है, ताकि उन्हें कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल मुनाफा हो जाए। इसका मतलब यही हुआ अमित जी। लेकिन एक तरफ तो उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा घूम रही है, लगातार किसान पंचायतों में जा रही है। उन्होंने तो इतना बड़ा आरोप लगा दिया कि मोदी सरकार अपने भाई के इस वक्तव्य का। जी, श्रीमती गांधी, श्रीमती वाड्रा के मुख से खंडन का एक शब्द निकला है? अभी तक तो नहीं आया। अगर आएगा तो ब्रेकिंग न्यूज बनेगी वो। तो फिर इसका मतलब श्रीमती वाड्रा का उतना ही इसमें योगदान है, उतनी ही सहमति है जितना कि राहुल गांधी का वक्तव्य है। लेकिन वो तो कह रही हैं उनका तो वक्तव्य जो आया वो ये आया कि भाई बहन समन्वय में काम करते हैं, समन्वय में राजनीति करते हैं। लेकिन उनका वक्तव्य तो यह आया कि मोदी सरकार भरोसे के लायक नहीं है, ये वो लोग हैं जो गोवर्धन पर्वत भी बेच सकते हैं।
कहीं वही ना बेच दे। देखिए, जिसका पति स्वयं जमीन खरीदता है, किसानों से लूटता है, वो गोविंद और गोवर्धन की बात नहीं करे तो बेहतर है। आज भी अमेठी की जनता को जो राहुल गांधी कोस रहे हैं ना, उसी अमेठी की किसानों की जमीन हड़प कर स्वयं राहुल गांधी बैठे हैं। आपके कार्यक्रम में मैं सालों साल से निवेदन करते आ रही हूं कि दोगलापन छोड़े गांधी खानदान और कम से कम अमेठी के किसान की जमीन जो हड़प कर बैठे हैं वो लौटा दें। ऑर्डर है, लेकिन उस ऑर्डर का सम्मान नहीं किया। किसान के खिलाफ कोर्ट में गए हैं गांधी खानदान के लोग। तो ऐसा परिवार जी जो गरीब की जमीन लूटता है, वो गोविंद की ना बात करे ना गोवर्धन की, तो बड़ी कृपा होगी। ऐसा परिवार जो देश के एक न्यायालय में जाकर एफिडेविट देता है कि राम नाम के इस देश में कोई भगवान नहीं थे, वो अगर हिंदू धर्म के बारे में ना बात करें तो बेहतर होगा। ऐसा परिवार जिनको मंदिर सिर्फ तब याद आते हैं जब वोटों की गिनती होने वाली होती है, वो हिंदू समाज के बारे में टिप्पणी ना ही करे तो बेहतर है। अगला सवाल यह है कि चलिए, ये तो बेहतर है कि वो हिंदू समाज के बारे में बात ना करें, आप जैसा कह रही हैं, लेकिन आजकल आप इटालियन में ट्वीट कर रही हैं राहुल जी को समझाने के लिए, ऐसा क्यों? जी, क्योंकि अगर वो हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, गुजराती, पंजाबी, मराठी में ना समझें तो कम से कम उस भाषा में तो समझें जिस भाषा में वो पले बड़े हैं। और एक विषय से मैं जोड़ना चाहूंगी, मत्स्य पालन मंत्रालय के संदर्भ में राहुल गांधी ने स्वयं संसद में एक प्रश्न किया था। क्या उनको उस वक्त इल्म नहीं था इस बात का कि ऐसा मंत्रालय है? क्या किसी ने प्रॉक्सी क्वेश्चनिंग की थी? अथवा ये जानते हुए कि इस प्रकार का मंत्रालय है, राहुल गांधी ने केरल की जनता को अपमानित करते हुए उनको झूठा वादा किया। रस्सी जल गई, बल नहीं गया। स्मृति जी, इस पे कांग्रेस का वर्जन ये है कि राहुल गांधी एक अलग मंत्रालय की बात कर रहे हैं। ये तो एक विभाग है मंत्रालय के अंदर, वो अलग मंत्रालय की बात कर रहे हैं। बीजेपी समझ नहीं पा रही राहुल गांधी का पनीर के लिए मंत्रालय बनना चाहिए। मैं वही कह रही हूं, कल राहुल गांधी कहेंगे पनीर के लिए मंत्रालय अलग बनाओ, पराठे के लिए अलग बनाओ, चावल के लिए अलग बनाओ। अब एक अमीश जी, राजनीति वो होती है जब तीर निशाने पे जाकर लगे। कांग्रेस में आज हालत ये है कि राहुल गांधी जहां तीर लगा दें उसी को निशाना वो बना देते हैं। जो मोटेरा के स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम हुआ है, उन्होंने बोला ये तो पॉलिसी वही है जिसमें पूंजीपतियों को फायदा। मुझे लगता है कि राहुल गांधी उठते जागते और उनकी पार्टी उठते जागते नरेंद्र मोदी का जितना जाप करती है, उससे नरेंद्र मोदी की राजनीतिक सामाजिक जीवन में और वृद्धि होती है। वो बार बार मोदी जी का जाप करते रहें। मेरा ये मानना है जिस प्रकार की राजनीति राहुल गांधी करते हैं, उस प्रकार की राजनीति में शायद राहुल गांधी स्वयं ये संकेत दे रहे हैं कि जब तक राहुल गांधी स्वयं देश को कांग्रेस से मुक्त ना कर दें तब तक वो चैन से बैठेंगे नहीं। लेकिन क्या आपको लगता है स्मृति जी, जैसे आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, केंद्र में मंत्री है, क्या बीजेपी राहुल गांधी के इस बयान को लेके उत्तर प्रदेश की सड़कों पे उतरेगी? क्योंकि 1 साल बाद चुनाव भी है। आज आपके चैनल के माध्यम से, सभी मीडिया आउटलेट्स के माध्यम से यह बयान घर घर पहुंच गया है, ना सिर्फ उत्तर भारत में बल्कि देश भर में। मुझे लगता है अमीश जी, विषय इससे ज्यादा बड़ा है जी। एक नेता, उसका काम है कि वो एक ध्वज, एक संविधान के नीचे अपने देश को जोड़कर रखने की बात करे। लेकिन राहुल गांधी वो एक ऐसे नेता हैं जो देश की राजधानी में भारत के टुकड़े होने के नारे का समर्थन करते हैं, जो असम में जाकर गुजरात और गुजरातियों को अपमानित करते हैं, उनको कलंकित करने का काम करते हैं, दक्षिण में जाते हैं तो उत्तर भारत के खिलाफ आग उगलते हैं। तो ये व्यक्ति जो पॉलिटिकल विश लेकर अपने दिल में घूमता है, जी, वो क्या वाकई में देश की जनता का उत्थान कर पाएगा? ये व्यक्ति जो एक मत्स्य पालन मंत्रालय के बारे में तक झूठ बोल देता है, जानकारी के अभाव में नहीं लेकिन जानबूझकर असत्य की धरा पर खड़े होकर एक असत्य की नई इमारत बनाने की चेष्टा करता है, क्या वाकई में ये व्यक्ति देश के किसी भी कोने में जाए, ये व्यक्ति क्या सकारात्मक काम कर सकता है? जी स्मृति जी, प्रश्न ये उठता है कि वो व्यक्ति जो कहता था कि पॉलिटिक्स इज अ स्टेट ऑफ माइंड, इमेजिन हिज स्टेट ऑफ माइंड दैट इफ ही इज डिफीटेड ही हैज नथिंग बट हेट्रेड फॉर यू। जी स्मृति जी, बहुत बहुत शुक्रिया बेबाक बात करने के लिए न्यूज 18 से और न्यूज 18 के दर्शकों से। थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच। फिलहाल ये देश है हमारा में हम रुकते हैं छोटे से अंतराल के लिए, लेकिन ये चर्चा जारी है कि
क्या आपको लगता है वाकई राहुल गांधी से मिस्टेक हो गई है? आप अगर तोड़ मरोड़ के उनके वक्तव्य को प्रेजेंट करेंगे तो मैं उसमें अपनी हामी नहीं भरूंगी। कौन समझ पाएगा राहुल गांधी को? राहुल गांधी मतलब अजूबा है, अजूबा। तो मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया जी हैं। मेरे साथ कांग्रेस की पार्टी की नेता प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत हैं, जो खुद उत्तर प्रदेश से आती है। सुप्रिया जी, आपका भी अभिनंदन है। आपने अभी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी को सुना। मैं आपसे जानना चाहता हूं, राहुल गांधी ने जो बयान दिया उसके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल और आनंद शर्मा भी नहीं खड़े हो रहे हैं। क्या आपको लगता है वाकई राहुल गांधी से मिस्टेक हो गई है, गलती हो गई है? मैं इसका जवाब दूं उससे पहले, क्योंकि स्मृति ईरानी जी ने करीब 20 मिनट मुझे इंतजार कराया। आप उनका शो कर रहे थे और केंद्रीय मंत्री हैं, बिल्कुल उनका इंटरव्यू करना चाहिए। 2-4 बात जरूर पूछना चाहती हूं। स्मृति जी ने जमीर जागने की बात करी। स्मृति जी, आपका जमीर कब जागेगा, यह मैं जरूर पूछना चाहती हूं, क्योंकि आपका जमीर तो सत्ता के लोभ और सुख में ऐसा सोकर दम तोड़ चुका है कि आप दौड़ दौड़ कर पेट्रोल और गैस पे बात करती थी, ऐसी चुप्पी आपने साध ली। आप तो महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं। हाथरस हो जाता है, बिटिया के ऊपर चरित्र हनन होता है, आप ही के प्रवक्ता और मुख्यमंत्री रेप के कहते हैं रेप नहीं हुआ, आप अपनी चुप्पी नहीं तोड़ती। शाहजहांपुर हो जाता है, उन्नाव हो जाता है, सेंगर जेल चला जाता है, आपके मुंह की चुप्पी नहीं टूटती। तो स्मृति ईरानी जी, आपका जमीर कहां मर गया? स्मृति ईरानी जी भ्रष्टाचार की बात कर रही हैं। वर्तिका सिंह ने बड़े गंभीर ब्राइबरी के आरोप, घूस के आरोप लगाए हैं आप पर, नेशनल कमीशन ऑफ विमेन में उनको मेंबर बनाने के लिए। उस पर आपने अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी स्मृति जी? ये मेरा दूसरा सवाल है। पॉलिटिकल मैच्योरिटी की वो बात करती है ना, तो पॉलिटिकल मैच्योरिटी में उनको गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव याद आ जाते हैं, लेकिन वो ये भूल जाती है कि पंजाब के स्थानीय निकाय चुनावों में, हरियाणा के स्थानीय निकाय चुनावों में, राजस्थान के स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया, उस पर वो सांप सूंघ लेती हैं। तो स्मृति ईरानी जी की सेलेक्टिव मेमोरी पर मुझे तरस आता है। शायद सत्ता का लोभ, सत्ता का सुख ऐसा होता है। ठीक है, अब आप मेरे सवाल का भी सुप्रिया जी, मेरा निवेदन है, मेरे सवाल का भी जवाब दीजिए। क्या राहुल गांधी ने पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाई जिसको लेकर आनंद शर्मा और कपिल सिब्बल भी पल्ला झाड़ रहे हैं? राहुल जी ने क्या कहा? राहुल गांधी जी ने जो कहा उसमें उन्होंने एक बात कही जो शायद स्मृति ईरानी जी की समझ से ही परे है। आप समझाइए। अभी उनको दिक्कत है राजनीति की, मैंने सुना ना, राजनीति की ऐसी संस्कृति से जिसकी प्रतीक स्मृति ईरानी और बाकी उनके लोग हैं पार्टी के। राजनीति की एक संस्कृति जो शायद दक्षिण भारत को भारत का हिस्सा ही नहीं मान रहा है। क्यों? क्योंकि केरला में उनकी 1 सीट है, आंध्र प्रदेश में 4 है, तमिलनाडु में 0 है और तेलंगाना में 5 है। तो क्या आप दक्षिण भारत को हिस्सा ही नहीं मानेंगे? आप दौड़ दौड़ कर दक्षिण और उत्तर की लड़ाई लगा सुप्रिया जी, राहुल गांधी जी ने कहा कि मुद्दों की बात होती है साउथ इंडिया के अंदर और सतही बात नहीं होती। इसका मतलब क्या था? यानी जिस प्रदेश से आपने चुनाव लड़ा वहां लोग मुद्दों की बात नहीं करते, वहां लोग मुद्दों पे वोट नहीं करते। पंडित नेहरू को मुद्दों पे वोट नहीं मिला, श्रीमान स्वर्गीय राजीव गांधी जी को मुद्दों पे वोट नहीं हुआ, मैडम गांधी को, सोनिया गांधी जी को मुद्दों पे वोट नहीं मिला था। बताइए, राहुल गांधी को 3 बारी मुद्दों पे वोट नहीं मिला था, वो सताई लोग थे। एक बार अमेठी हारने की खीज है ये? क्या आप ये तो मानेंगे? नहीं, ये अमेठी हारने की खीज नहीं है, ये वास्तविक मुद्दों पर राजनीति करने की अड़ी है। और मुझे लगता है कि हर इसमें मुद्दा क्या था? मुद्दा समझाइए ना, इसमें वास्तविक मुद्दा क्या था? कि उत्तर भारत के लोग ज्यादा समझदार नहीं है, इसमें वास्तविक मुद्दा है क्या? समझाइए आप प्लीज। आपको मैं 30 सेकंड और देता हूं, गौरव भाटिया इंतजार कर लेंगे। तोड़ मरोड़ के मैं 30 क्या, मैं 20 सेकंड में बोल जी। आप अगर तोड़ मरोड़ के उनके वक्तव्य को प्रेजेंट करेंगे तो मैं उसमें अपनी हामी नहीं भरूंगी। उन्होंने कहीं पर भी उत्तर को सतही भारत नहीं कहा। उन्होंने कहा कि दक्षिण में लोग ज्यादा समझना चाहते हैं, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? अरे एक जगह का अगर महिमा मंडल हो रहा है, मुझे पता है ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज इस देश में 66% जगह पर भाजपा नहीं है। तो क्या भाजपा और हमारे प्रधानमंत्री जी वहां के प्रधानमंत्री नहीं है?
सच तो यह है कि राहुल गांधी एक अकेले राष्ट्रीय नेता है जिनकी औकात है, सुन लीजिए, जिनकी औकात है। लेकिन ठीक है, लेकिन कंपैरिजन पे सवाल था, तुलना पे सवाल था। मुझे बोलने दीजिए। आप उत्तर भारत को हीन भावना से देखें और दक्षिण भारत में और केरल में बोले कि वहां पे क्योंकि आप चुनाव जीत के आए वो बेहतर है, उस पे सवाल था। बड़ी बात यह है, अब मैं गौरव भाटिया का रुख करता हूं। अब आपने बोला सुप्रिया जी, आपको मैंने करीब 4.5 मिनट दिए। मौका देना चाहिए अमीश जी। आपने 20 मिनट तो वो केंद्रीय मंत्री थी, उन्होंने अपनी बात रखी। गौरव भाटिया अपनी बात रखेंगे। स्मृति जी देखिए सुप्रिया जी, आपकी पार्टी के भी वरिष्ठ नेता आते हैं, उनको भी हम 15-20 मिनट देते हैं और उसके बाद बीजेपी को मौका देते हैं बोलने का। देखिए मुझे लगता है कि आपने अपनी बात को रखा, आप गौरव भाटिया जी कर ले अपनी बात को। गौरव भाटिया, राहुल गांधी जो कह रहे थे वो आप लोग समझ नहीं पा रहे, ना आप समझ पा रहे हैं, ना स्मृति ईरानी समझ पा रही है, ना नड्डा साहब समझ पा रहे हैं, ना योगी जी समझ पा रहे हैं। देखिए अमीश जी, सबसे पहले तो स्मृति ईरानी जी से कितनी ईर्ष्या, कितनी जलन, कितनी नफरत है कांग्रेस में, ये स्पष्ट हो जाता है। और मैं समझता हूं बहुमुखी प्रतिभा वाली हैं वो, और जिस तरह से उन्होंने बेबाक तरीके से आपके चैनल पे बात रखी है, तो उसके आगे मैं एक दो बात जरूर जोड़ूंगा और कांग्रेस की प्रवक्ता को उत्तर दूंगा। लेकिन शुरुआत करूंगा, ये विचारधारा और सोच का फर्क है। नरेंद्र मोदी जी की राजनीति क्या है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति यह है कि देश को जोड़ो, एक झंडा, एक तिरंगा, एक प्रधानमंत्री पूरे देश में, जिसके लिए हम लोग पूरी तरह से तत्पर रहे। और दूसरी तरफ विभाजनकारी जो इनकी राजनीति है राहुल गांधी की, कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत को तोड़ो। आपने देखा था किस तरह से असम में गुजरात के जो बागान है चाय के, उसमें जो कार्य करते हैं मजदूर, उनके खिलाफ बोल रहे थे। हिंदू मुस्लिम तो करते ही है, कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है, ये भी उन्होंने कहा था। कर्नाटका के चुनाव आए थे तो लिंगायत का मुद्दा उठा दिया था कि हिंदू टूट जाए। इस तरह की सोच बहुत आगे तक ले जाती नहीं है। और देखिए, कौन समझ पाएगा राहुल गांधी को? राहुल गांधी मतलब अजूबा है, अजूबा। आपने सही कहा, आनंद शर्मा जी, कपिल सिब्बल जी खुद कह रहे हैं राहुल गांधी से जाके पूछो ना उसने क्या कहा, क्योंकि वो भी शर्मसार होते हैं, रोज रोज होते हैं। छाती पे पत्थर रख के राहुल गांधी के वक्तव्यों को सही ठहराना पड़ता है, जो यहाँ प्रवक्ता भी कर रही हैं। और मैं इतना जरूर कहूंगा, 15 साल तक उत्तर प्रदेश की जनता, अमेठी की जनता ने इनको सांसद बनाया। ठीक है, आप चुनाव हार गए, इसका यह मतलब है इतने बड़े एहसान फरामोश हो जाओगे कि उत्तर प्रदेश की जनता, बिहार की जनता के लिए कहोगे ये सतही जानकारी रखते हैं। अरे देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री किस प्रदेश ने दिए हैं? उत्तर प्रदेश ने दिए हैं। गांधी परिवार को सबसे ज्यादा सम्मान और प्यार किसने दिया है? उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है। बिहार असेंबली में हमारे साथी हैं संजय मयूख जी, उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया और पेश किया, कहा कि भैया निंदा करनी चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है हर असेंबली में, हर जगह ये जो तोड़ने वाली राजनीति है इसकी निंदा की जाएगी। एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, केवल आधा मिनट और लूंगा। 15 सेकंड गौरव, ये वही राहुल गांधी है, 50 साल के अपरिपक्व बालक। 30 सेकंड्स मोर एंड देन आप जाइएगा कांग्रेस की तरफ। स्मृति ईरानी जी के लिए राहुल गांधी ने कहा था, स्मृति कौन? स्मृति जी ने दिखाया कि अथक परिश्रम से जो इनकी भपौती मानी जाती थी, पारिवारिक सीट मानी जाती थी, वहां पे धराशायी किया। और तभी ये वायनाड से भी चुनाव लड़े। इन्हें पता था अमेठी की जनता इन्हें हराएगी। और 2014 का चुनाव स्मृति जी हार गई थी, लेकिन पूरी निष्ठा से वो जनता के साथ जुड़ी रही। यही फर्क है कामदार और नामदार में। ओके, सुप्रिया जी क्या कहना चाहती हैं? क्या आपको लगता नहीं है कि आपकी जो बड़े लीडर्स हैं, पूर्व मंत्री हैं, जो कांग्रेस के थिंक टैंक माने जाते हैं, चाहे वो आजाद साहब हो, चाहे वो कपिल सिब्बल साहब हो, चाहे वो आनंद जी हो, क्या आपको लगता नहीं है इट इज अ बिग एम्बैरेसमेंट फॉर द कांग्रेस पार्टी व्हाट राहुल गांधी सेड? एब्सोल्युटली नॉट। मैं सबसे पहले तो यह कहूंगी कि अगर भाजपा के प्रवक्ता ने अपशब्दों का प्रयोग मेरे नेता के लिए किया, अगर उन्होंने एक बार और भी अपरिपक्व बालक कहा, तो मैं उनके नेता को भी झासाराम और ठेकू ही कहकर बुलाऊंगी। तो थोड़ा बहस का स्तर मेंटेन रहे, थोड़ा तर्क प्रधानमंत्री के लिए चोर है कहा, चौकीदार चोर है, माफी मांगिए। मैं नहीं बोलूंगा अपरिपक्व, आप माफी मांगिए अभी, चलिए तुरंत मांगिए। मैं कभी नहीं बोलूंगा 50 साल का अपरिपक्व बालक, तुरंत माफी मांगिए प्रधानमंत्री के लिए।
अमीश मैं बोलूं, मेरा टर्न मांगेगी था बोलने माफी। का, अब आप इंटरफेयर नहीं करते सुनाई दे रहे हैं। ओके सुप्रिया जी बोलिए अब अपनी बात। अमीश मैं बीच में नहीं बोली हूं। हाँ प्लीज मेक योर मैं बीच में नहीं बोली हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी, अगर एक बार भी इन्होंने मेरे नेता के लिए कहा तो मैं भी इनके नेता के लिए बहुत ही अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर सकती हूं, लेकिन मेरी परवरिश ऐसी है कि मैं स्तरहीन और तर्कहीन बहस नहीं करना चाहती हूं। स्मृति ईरानी जी को ये बता रहे हैं शेरनी, बहुत बहुमुखी प्रतिभा की है, वही थी ना जो कहती थी मैंने तो ये वो शब्द का फास्ट एंड टू इस्तेमाल ही डेथ नहीं कर किया। लूंगी जब तक मोदी जी हटाए नहीं गए। अब उन्होंने जो है कह दिया है कि भाई मोदी जी सबसे बड़े आदमी, खैर उनकी प्रतिभा की बातें छोड़िए। मैं एक बहस इस मुद्दे पर एक बहस लाना चाहती हूं। मोटेरा में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम को हटाकर मोदी जी का नाम लगा दिया जाता है। एक एंड अडानी एंड है उस स्टेडियम का, दूसरा एंड रिलायंस एंड है। अमित शाह जी गेस्ट ऑफ ऑनर थे, जय शाह जी प्रिसाइड कर रहे थे। लेकिन मुझे लगता है विषय, सुप्रिया जी मेरा निवेदन है, विषय पे रहना चाहिए। आपको स्टेडियम की बात करनी हो, हम स्टेडियम की बात भी कर लेंगे, लेकिन अभी जो सवाल है उस पर आप जवाब दीजिए ना। हाँ अभी तो उस पर जवाब दीजिए, मेरा निवेदन आपसे। क्योंकि आप देश की बात कर रहे हैं। मैं देश की बात ही कर रहा हूं। क्योंकि और मोटेरा स्टेडियम में अदानी एंड कब से है ये भी कर लीजिएगा। नरहरि अमीन किस पार्टी के नेता थे? कांग्रेस पार्टी के नेता थे। उन्होंने अदानी एंड क्यों किया था? नरहरि अमीन के परिवार से सवाल पूछेगा। देखिए मुझे लगता है कि रिलायंस भी इस देश का हिस्सा है कि नहीं है, अदानी भी इस देश का हिस्सा है कि नहीं है, देश का हिस्सा है ना वो लोग भी। मैं इसलिए ये उठा रही हूं मुद्दा क्योंकि आजादी के महानायकों का जब अपमान इस देश में होगा, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल राहुल गांधी कितनी बारी गए थे केवड़िया? इस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल से बड़ा प्रेम है। मैं जानना चाहता हूं कि राहुल जी, प्रियंका जी, आप कितनी बारी केवड़िया गई सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे? मैं जानना चाहता हूं कि कब गए, कौन सी तारीख को गए? मैं आपको बता देती हूँ। हाँ बताइए, कौन सी? राहुल जी किस तारीख को गए केवड़िया? किस तारीख को गए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? बताइए प्लीज। अब आप सुन, हाँ बताइए। हाँ अब आप सुनिए मेरी बात। सरदार सरोवर योजना हमने शुरू करी उनके नाम से। फर्स्ट इंटरनेशनल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कब गए राहुल गांधी? मैं सवाल पूछ रहा हूं, ये शुरू किया। एमपी का शासन नहीं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में तो मुझे डर लग रहा है मोदी जी अपनी प्रतिमा ना लगा दे, उसका नाम नरेंद्र मोदी। वहां तो सरदार पटेल की प्रतिमा लगी हुई है ऑलरेडी। गांधी जी वहां तो सरदार पटेल की प्रतिमा लगी हुई है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। आप गई नहीं उधर क्या अभी? तो उनका सरदार पटेल तो आप ही के नेता थे। स्टेडियम में सरदार पटेल का नाम भी तो लगा हुआ था, क्या तुम नहीं जानते अमीश? उस स्टेडियम पर तो सरदार पटेल का नाम भी लगा हुआ था, उसको हटा दिया गया। मोदी जी ने अपना लगा दिया। करघे पर बैठे थे गांधी जी, 2017 के कैलेंडर से हटाकर मोदी जी बैठ गए। तो हो सकता है भैया कल को नोट में भी मोदी जी छप जाए, क्या पता इस देश में क्या हो रहा है। ठीक है गौरव भाटिया, जवाब इस देश में क्या हो रहा है पता नहीं है, इस देश में क्या हो रहा है पता नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली कपिल सिब्बल ने क्या बोला है मैं आपको सुनाता हूं। कपिल सिब्बल ने बोला है कि हर वोटर का सम्मान होना चाहिए। सुनिए कपिल सिब्बल ने क्या बोला। मेरी बात भी सुन लो अमीश, क्या हो गया भाई? जो आनंद शर्मा साहब ने कहा उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं। मैं तो इतना ही कहूंगा कि मतदाता सुप्रीम होता है, बिना मतदाता के आप इलेक्शन जीत नहीं सकते, वो कहीं का भी हो। और कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के हर जिले में है। हाँ, हर जिले में हमारे कांग्रेसमैन बैठे हुए हैं और उत्सुक हैं कि कांग्रेस में बदलाव आए और किसी तरीके से कांग्रेस दोबारा उसी स्तर तक पहुंचे। आखिर में उन्होंने बोला मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता हर जिले में बैठे हुए हैं, कांग्रेस में बदलाव आए, कांग्रेस के कार्यकर्ता हर जिले में हैं। सुप्रिया जी, कपिल सिब्बल क्या सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? मैं उत्तर दे, आनंद शर्मा क्या सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? होल्ड ऑन गौरव जी, 25 सेकंड सुप्रिया जी देना आप। मुझे लगता है आनंद शर्मा जी और कपिल सिब्बल जी ने कहीं पर भी इस बात का खंडन नहीं किया। उन्होंने कहा किस कॉन्टेक्स्ट में राहुल जी ने कहा है वो राहुल जी ही बता सकते हैं। और क्योंकि हम लोगों ने पूरी स्पीचेस सुनी है तो मैं आपको उसका कॉन्टेक्स्ट बता रही हूं। अगर शो पर कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन मैं करने आई हूं तो मेरी बात आपको सुननी पड़ेगी। तो सुनी रहा हूं मैं तो आपकी बात। क्या आप मान रही है कि कपिल सिब्बल की बात ना सुनी जाए? क्या आप मान रही है आनंद शर्मा जी की बात नहीं सुनी जाए? नहीं, बिल्कुल सुनी जाए, बिल्कुल सुनी जाए। मुझे लगता है उनकी बातें बिल्कुल सुनी चाहिए। एक चीज बिल्कुल मैं एक चीज और सुनाना चाहती हूं। ये कपिल सिब्बल जी ने कहा कि मतदाता का सम्मान होना चाहिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भाजपा मतदाता जहां का भी होगा वो समझदार ही होगा। टुकड़ा साफ है, मतदाता जहां का भी होगा वो समझदार ही होगा। बिल्कुल। तो और क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं वो? तो फिर राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मतदाता के विवेक पे वो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं? उत्तर प्रदेश के नहीं, उत्तर भारत के। नहीं लगा रहे हैं,
ये आपको लगता है? मुझे नहीं लगता वो लगा रहे हैं, बिल्कुल नहीं लगा रहे हैं। वो इनकी राजनीति पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, जिसमें भोंडी, गंदी, विभाजनकारी राजनीति। ठीक है, आपने बात को कर रख दिया। गौरव भाटिया, आपकी ढोंगी, गंदी और विभाजनकारी राजनीति पर वो लांछन लगा रहे हैं। वो नॉट, देखिए, मैं ऐसे ही नहीं कहता हूं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आज कहता हूं कि कांग्रेस के पास आज दिशा ही नहीं है, कोई विचारधारा नहीं। अमीर जी, किसी और पार्टी में ऐसा हो सकता है कि एक सदन में कांग्रेस के जो सांसद है वो बैठे रहे, दूसरे सदन से उठ के चले जाए, जो अभी हमने देखा था। क्या किसी और पार्टी में ऐसा हो सकता है कि प्रियंका वाड्रा गांधी उत्तर प्रदेश में राजनीति चमकाने का प्रयास करें और राहुल गांधी जाके कह दे कि जो उत्तर भारतीय लोग हैं वो परिपक्व ही नहीं है, वो सताही राजनीति करते हैं? और ये इसलिए है कि उत्तर प्रदेश से इन्हें नफरत है। अमीर जी, एक सीट रह गई इनकी लोकसभा में, कभी इनका वर्चस्व होता था। आज उत्तर प्रदेश और बिहार में क्या हालत है कांग्रेस की, ये हम लोग सब जानते हैं। दूसरी बात, बिल्कुल स्मृति ईरानी जी शेरनी की तरह है, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वापस गई, जीत के दिखाया। और जिसने कहा था स्मृति कौन, वो चूहा बिल में घुस गया जब स्मृति जी ने दहाड़ा, और वो अमेठी कभी वापस नहीं जा पाया। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि सम्मान जो है वो दूसरों का नहीं होता, नरेंद्र मोदी जी के नाम पे ही जो है स्टेडियम का नामकरण कर दिया है। तो मैं इनको बता दूं, वहां स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है, सरदार पटेल जी के नाम पे ही है। और ये वो पार्टी बोल रही है अमीर जी, जिसने जवाहरलाल नेहरू ने खुद को भारत रत्न दिया, ठीक है, इंदिरा गांधी ने खुद को भारत रत्न दिया। लेकिन अब एक मिनट रुक जाइए अमीर जी, रुक जाइए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं प्लीज। ठीक है गौरव, और जब बात आई सरदार पटेल की, बोलते हैं अमीर जी, क्या हो गया था? नहीं, सुप्रिया आप अपनी बात को रखिए। गौरव नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। एक सेकंड सुप्रिया, गौरव 10 सेकंड्स, कंप्लीट योरसेल्फ, देन सुप्रिया श्रीनेत। थैंक यू। हाँ, देखिए, समय एक तो बराबर से दीजिए तो अच्छी चर्चा होगी अमीर जी। मैं केवल एक बात कहूंगा, 40 साल तक इंतजार क्यों कराया आपने? सरदार पटेल जी को भारत रत्न क्यों नहीं मिला? BR अम्बेडकर जी को क्यों नहीं मिला? उनका सम्मान हमारी सरकार कर रही है, क्योंकि वो भारत के लिए सम्मानजनक है। और इसीलिए कहते हैं कांग्रेस में केवल वंशवाद। सुप्रिया जयशंकर साहब लिखते हैं, जो कि विदेश मंत्री हैं, मैं दक्षिण भारत से आता हूं, पश्चिम के राज्य से सांसद हूं, मेरा जन्म, शिक्षा और काम उत्तर में है। मैंने दुनिया में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। भारत एक है, किसी क्षेत्र को नीचा मत दिखाओ, हमारा बंटवारा मत करो। लेकिन मध्य प्रदेश के CM साहब लिखते हैं, जहां जहां पांव पड़े राहुल गांधी के, तहां तहां कांग्रेस का हुआ बंटाधार। पुंडीचेरी में पांव पड़े, वहां सरकार गिर गई। पहले तो भाई भाजपा, उनके सारे प्रवक्ता, उनकी भक्त मंडली, उनके मुख्यमंत्री, उनके मंत्री सब डिसाइड कर ले कि राहुल गांधी को वो सीरियसली लेते हैं या नहीं लेते। अगर आप क्या चाहते हैं, सीरियसली लिया जाए या नहीं लिया जाए? एक शब्द कहने पे सुप्रिया जी, अच्छा वर्ड आपने बोला, मैं जान रहा हूं, आप क्या चाहते हैं, राहुल जी को सीरियसली लिया जाए या नहीं लिया जाए? बिलबिला क्यों जाते हैं? अमीश जी, मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि जैसे आप उनको निर्विरोध बिल्कुल, आपको भी मैडम मैं दूंगा। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, उसके बाद मैं नहीं सवाल आपसे पूछ रहा। आप मुझे बताइए, राहुल जी को आप चाहती है सीरियसली लिया जाए या नहीं लिया जाए? आपका क्या वक्तव्य है इस पर? राहुल गांधी जी जैसा शेर तो पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, तो उनको सीरियसली लेंगे तो इनका बैंड नहीं बच जाएगा। ये सुन लीजिए, अब ये सुनना चाहते थे, सुन लिया आपने। अब मेरी एक बात सुनिए, इनके सब लोग बेवकूफ जैसे हंसेंगे, इनके सब लोग जो है वो पूरे उतर जाते हैं। एस जयशंकर जी को, एस जयशंकर जी की छोटी उनसे उम्र में, बोलिए मैडम। एस जयशंकर जी से मेरी थोड़ी राय ये रहेगी कि थोड़ा टाइम अगर डिप्लोमेसी में कर लेते तो UN से हमें खरी खोटी ना सुननी पड़ती, चीन से हमें मुंह की ना खानी पड़ती। तो ट्विटर पे थोड़ा टाइम कम इस्तेमाल किया करिए। मेरा ये कहना है कि 100 पार पेट्रोल है, 7 से 9% बेरोजगारी है, किसान 3 महीने से ऊपर सड़क पे पड़ा हुआ है, 250 किसानों की मौत हो चुकी है, महिला की सुरक्षा गर्त में है। आप हर व्यक्ति पर देशद्रोह का चार्ज लगा देते हैं और करारा तमाचा मारा कल जस्टिस राणा ने इनके मुंह पर जब बोला कि सरकार का विरोध करना देशद्रोह नहीं होता है। तो इन सब बातों पर चर्चा करिए ना। इन सब बातों पर आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास सवाल के जवाब ही नहीं होते हैं, तो आप बिल में घुस जाते हैं। एक शब्द मैं जरूर पूछना चाहती हूं, अमेठी में फूड पार्क क्यों बंद किया गया?
IIIT क्यों बंद किया गया, हिंदुस्तान पेपर मिल क्यों बंद करी गई, इंडियन होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट क्यों बंद किया गया, नेट ट्रिप क्यों बंद किया गया, इसका जवाब वहां की माननीय सांसद स्मृति ईरानी जी जरूर दे दे। ट्विटर पे बहुत वक्त इस्तेमाल करती हैं, बड़ी भाषाओं की में रुचि रखती है। मैंने अभी 4 दिन पहले उनसे 12 हिंदुस्तानी भाषाओं में पूछा था कि महिला सुरक्षा पर आप अपना मुंह कब खोलिएगा, उसका जवाब नहीं आया है। मुंह में दही जमा के बैठी हुई है स्मृति जी। ठीक है, आप शुक्रिया, आपने अपनी बात को रखा। सुप्रिया जी, आपको भी वक्त मिल गया, लेकिन इन्होंने बोला राहुल गांधी तो एक शेर है, अगर उनको आप सीरियसली लेंगे तो आपका बैंड बज जाएगा गौरव भाटिया। ये सुप्रिया जी ने अभी वक्तव्य दिया और इसके बीच में भी वो बहुत कुछ बोला, लेकिन इस दोनों बातों का जवाब दीजिए क्विकली गौरव जी। देखिए, मैं एक बात बताऊं, जो पिद्दी चूहे के बिस्किट खा लेते हैं वो उसको शेर समझने लगते हैं। तो ऐसा ही हश्र यहां प्रवक्ताओं का भी लग रहा है कि ये लोग पिद्दी और पिद्दी तो आप के लोग जो राहुल जी को सीरियसली लेते हैं कि नहीं लेते हैं? मैं बताता हूं, इन्होंने अमेठी की बात करी। अमीर जी, मैं दे रहा हूं आपको, बिल्कुल दे रहा हूं। इतने अपरिपक्व हैं आप, मुझे बताइए, जो कहते हैं कि मत्स्य विभाग नहीं है, मत्स्य जो है वो मंत्रालय नहीं है, जो कहते हैं लोकसभा में 546 सीटें हैं, जो कहते हैं गरीबी एक मानसिकता है, जो कहते हैं भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है क्योंकि वो हार रहे हैं, और गद्दाफी और सद्दाम हुसैन भी चुनाव जीते थे लोकतंत्र में। अब ऐसे सोच के व्यक्ति को आप अपरिपक्व नहीं बुलाएंगे तो क्या बुलाएंगे? तीसरी बात अमेठी की करी। अमेठी की जनता ने करारा थप्पड़ मारा था। किसको मारा था हमें पता है, हार गए थे ना चुनाव। वही जवाब था कि आप अपने परिवार का विकास करेंगे और अमेठी की जनता को भूल जाएंगे तो लेकिन कांग्रेस की नजर में, कांग्रेस प्रवक्ताओं की नजर में राहुल गांधी तो शेर है। हाँ, तो मैं कह तो रहा हूं, बहुत से चूहे शेर बताते हैं। ठीक है, पिद्दी लोगों की यही लक्षण है। लेकिन एक बात और बोल दूं और अंत करूंगा जी। न्यायालय के थप्पड़ की बात हो रही थी, 1 मिनट 15 सेकंड लूंगा। न्यायालय के थप्पड़ पे बता दूं, सर्वोच्च न्यायालय के बड़े हाथ का थप्पड़ जब राहुल गांधी के गाल पे पड़ा ना रफेल में झूठ बोलने के लिए, उस थप्पड़ की सूजन आज भी राहुल गांधी के गाल में है। सर्वोच्च न्यायालय के बड़े हाथ का थप्पड़ था, तो इसलिए झूठ बोलते हुए पकड़े गए। ठीक है, ओके गौरव, आपने भी अपनी बात को रखा, वो हमें मानना है, हम उसका सम्मान जी जी। सुप्रिया, क्विकली रिप्लाई टू गौरव भाटिया। सर्वोच्च न्यायालय का थप्पड़ पड़ा था, चरण वंदन करने लगते हैं ना, हाँ मैं जो बोल लेने दीजिए, जो कीड़े मकोड़े ज्यादा चरण वंदन करने लगते हैं ना, वो भूल जाते हैं कि राष्ट्र और लोगों में बड़ा अंतर है। वो ये भूल जाते हैं कि जिन लोगों ने इस देश के, क्यों वो हमें पिद्दी कह रहे थे तब आपको दिक्कत नहीं हुई थी? अगर मैं कीड़े मकोड़े कह रही हूं तो आपको दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। वो भी तो पिद्दी कह रहे थे, तब आपने दिक्कत नहीं दिखाई थी। अब मैं कीड़े मकोड़े कह रही हूं तब भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मोदी जी ने तो बड़ी बड़ी बातें करी जनता ने थप्पड़ मारा कि नहीं राहुल गांधी के मुंह पे? पिद्दी और पिद्दी की प्रवक्ता, ये इतना खिसिया क्यों जाते हैं? प्रवक्ता इतना बौखला क्यों जाते हैं? जब ये हारने लगते हैं तो बौखला जाते हैं, ये पर्सनल हो जाते हैं। पार्ले जी खाओगी? नहीं, पर्सनल नहीं हो रहा, पर्सनल नहीं हो रहा। वो याद है लैला ओ लैला आक्रोश रैली, ये है हालत कांग्रेस पार्टी की। पुडुचेरी गया, सिकुड़ते जा रहे हो, मैग्नीफाइंग ग्लास से ढूंढना पड़ेगा कहां। ठीक है गौरव, मेरा निवेदन है मर्यादित भाषा का दोनों तरफ से इस्तेमाल होना चाहिए। अब शब्द बोले, शर्म नहीं आती जी? सुप्रिया जी, मैं 15 साल उत्तर भारत में सांसद था। उत्तर भारत की राजनीति अलग थी। केरल आना ताजगी भरा एहसास है, क्या अमेठी में ताजगी भरा एहसास नहीं था? आप महाराजगंज से चुनाव लड़ी थी। देखिए, चुनाव में हार जीत होती रहती है, ये सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन क्या आपके लिए वो ताजगी भरा एहसास नहीं था? ये तो आपके वोटर पे भी सवाल है। और आप मुझे बताइए, 1952 से 2014 तक और 2019 तक मैडम गांधी है सांसद अभी भी रायबरेली से। इस परिवार को कितना कुछ दिया उत्तर भारत ने और उत्तर प्रदेश ने। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है कि अगर हम समझना चाहें तो हम सत्य समझेंगे, अगर नहीं समझना चाहें तो हम वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे भाजपा के प्रवक्ता और लोग बिहेव करते हैं। उन्होंने एक्चुअली क्या दिक्कत हो गई भाजपा को? उन्होंने भाजपा की संकीर्ण और विभाजनकारी राजनीति पर टिप्पणी करी, जो वो यहां पर करते हैं। मैडम, पूरे बयान में भाजपा का नाम नहीं है जो मेरे पास है कुछ, इसलिए वो परेशान है। इसमें वो बोलते हैं भाजपा के लोग ऐसे होंगे। वो उत्तर भारत की राजनीति अलग थी, उत्तर भारत भाजपा का नहीं है। नहीं,
संकीर्ण और विभाजनकारी नीतियां जो मोदी जी की हैं, जो उनके प्रवक्ताओं की, और जिस बदतमीजी से इन्होंने अभी बोला है, ये इनकी परवरिश, इनका बैकग्राउंड, इनकी अपब्रिंगिंग दिखाता है। जिस तरह से ये मुझसे बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, मेरी परवरिश ये है कि मैं दंगल में गिरकर इतनी गंदी ना हो जाऊं जितना सामने वाला हो। तो मैं कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग इस आदमी के लिए नहीं करूंगी। गौरव भाटिया, सुप्रिया जी आपने अपनी बात को रखा, गौरव भाटिया आपकी बात है। तमीज से बात कर कोई डिबेट नहीं है। फिलहाल ये देश है हमारा में इतना ही। ये पूरा भारत है, इसमें उत्तर भी आता है, दक्षिण भी आता है, मध्य भारत भी आता है, पूर्वी भारत भी आता है, पश्चिमी भारत भी आता है। इसलिए भारत का हर वोटर समझदार है। कपिल सिब्बल ने और आनंद शर्मा ने बिल्कुल सार्थक बात कही कि मतदाता सुप्रीम होता है, और वाकई मतदाता सुप्रीम होता है। सवाल अपने अपने आप पर उठाइए, मतदाता पर नहीं। ईवीएम पे तो सवाल उठा चुके हैं आप, अब मतदाता पर सवाल उठा रहे हैं। यही आज की चर्चा की %1 की बात है। नमस्कार, जय हिंद और जय भारत का वोटर।